हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में देखे थे, मानव पाचन के पहले तक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब आते हैं मानव में पाचन। सबसे पहले आते हैं, देखते हैं भोजन के सतत नली से गुजरता है। देखते हैं भोजन के सतत नली मुख गुहिका से प्रारंभ होकर इसी नली के विभिन्न भागों में बांटे जाते हैं। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, ड्राइंग में आप लोग इसमें देख रहे हैं, पहले आता है मुख गुहिका, उसके बाद आता है मुख, उसके बाद आता है अजोधर्म, उसके बाद ग्रंथियाँ भी आ जाती है, यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी, अन्तःप्रस्थ। ये वाला आप लोग देख लीजिएगा ड्राइंग, ठीक है। ये ड्राइंग आप लोग चित्र में देख लीजिएगा। अब आते हैं आगे मुख। आते हैं पहले भोजन का पाचन शुरुआत कहाँ से होती है, तो आते हैं पहले मुख गुहिका से होती है, उसके बाद कहाँ से होती है, ग्रास नली से होती है, और उसके बाद अमाशय से होती है, उसके बाद छुछांद्र को हम लोग छोटी आंत भी कहते हैं, वृहांद्र को हम लोग बड़ी आंत भी कहते हैं, और उसके बाद मलद्वार या गुद्दा, यानी यहाँ से पाचन खत्म हो जाता है। यानी अब आते हैं हम लोग इसको देखते हैं, ये सभी भाग मिलकर आहार नल पाचन निर्माण करते हैं, आहार नल में पाचन निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे अमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांध आहार नाल से विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचन रस स्रावित करती है। जैसे बोला जा रहा है ना, अमाशय की आंतरिक भित्ति सूक्ष्मांध्र यानी छोटी आंत से, वहाँ से विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित वहाँ से होती है, ठीक है। अब पाचक रस जो होता है ना, वह जटिल पदार्थों एवं उसके सरल रूप में बदल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। हम मुख एवं मुख गुहिका में आते हैं, तो इसमें क्या है, आहार को शरीर के अंदर लेने की अंतर क्रिया, यानी कहा जाता है शरीर के अंदर लेने की अंतर क्रिया को अंतर ग्रहण कहते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गत्रिका में फंसा रहता है। सही बात है, हम लोग को दांत जो रहता है वो अलग अलग गत्रिका यानी सॉकेट में फंसा रहता है। और हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है, क्या होती है, लाल ग्रंथि, जो लाल रस स्रावित करती है, ठीक है, यहाँ स्रावित करती होगा, ठीक है। आते हैं लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देती है। लाल रस जो रहता है ना, सबका अपना अपना काम रहता है, ये चावल के मंड को क्या कर शर्करा में बदल देती है। जीव एक मांसल पेशी अंग है। जीव क्या है, मांसल पेशी। पूछ सकता है क्वेश्चन, इनमें से कौन मांसल पेशी अंग है। आपको ऑप्शन दे देगा जीव, दांत, तो आपको क्या मानना है, जीव मानना है, ठीक है। जो पीछे की ओर मुख गुहिका के तरल से जुड़ी रहती है, क्या पीछे की ओर मुख गुहिका से जुड़ी रहती है। अब आते हैं, हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त यह भोजन के लार को मिलने का कार्य करती है, लार को मिलाने का कार्य करती है, ठीक है, तथा निगलने में सहायक करती है, ठीक है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है, ठीक, किसका पता चलता है, जीभ का द्वारा स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ भी होती है। हमारे दांत के प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है, यानी प्रथम सेट जो रहता है लगभग 20 दांत ऐसे कुछ रहता है, वो शैशव काल में ही निकलता है, तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं। जो शैशव काल में दांत निकलता है वो 8 वर्ष की आयु तक मतलब टूट के गिर जाता है। इन्हें दूध का दांत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दूध का दांत भी। और तो इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति में अस्थायी दांत पूरे जीवन काल में बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था तक गिरने लगते हैं, यानी जीवन काल में जो अस्थायी दांत रहता है ना, वो मतलब जीवन भर रहता है, वृद्धावस्था में क्या होता है, गिरने लगता है, ठीक है।
आते हैं भोजन नली ग्रासिका। अब आते हैं ग्रासिका नली एवं वृष से होती है। ग्रासिका की भित्ति संकुचन से भोजन के नीचे सरकाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है। संकुचित होगा तो मतलब भोजन आगे की ओर प्रस्थान करेगा और जिससे हम लोग को पाचन क्रिया में तीव्र गति का मदद मिलेगा। भोजन को नीचे की ओर धकेलता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के कण श्वास नली प्रवेश कर लेते हैं। भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर लेते हैं। हमें घुटन एवं अनुभाग तथा हिचकी आती है। देखते हैं कभी कभी हिचकी आता है तो वो जानते हैं किस लिए, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना तो वो श्वास नली में प्रवेश कर जाता है कभी कभी, तो उसी कारण घुटन महसूस होता है और हिचकी आता है, तो हम लोग पानी पीते हैं ठीक हो जाता है। अमाशय की बातें हैं, क्या है अमाशय, ठीक है। अमाशय मोटी भीति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। याद रखिएगा, मोटी भीति वाली थैली नुमा संरचना होती है। आप पूछ सकता है अमाशय की आकृति कैसी होती है, तो जे आकार की होती है। याद रखिएगा जे आकार की होती है। तथा आहार नाल सबसे चौड़ी भाग होती है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। एक और ग्रासिका से खाद्य प्राप्त करता है, दूसरी ओर छुछांद्र में खुलता है। यानी ग्रासिका से हम लोग ग्रहण करता, मुंह से हम लोग खाद्य में लेते हैं, यानी खाद्य पदार्थ लेते हैं, उसके बाद दूसरी छुछांद्र में जाकर खुल जाता है। अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक में स्रावित होता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखिएगा, श्लेष्मा आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक जीवाणु को नष्ट करता है। मतलब जो रहता है ना, बहुत सारे जैसे बहुत सा हानिकारक जीवाणु रहता है उसको शरीर में ही नष्ट कर देता है अम्ल। जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँचते हैं, साथ ही माध्यम अम्लीय बनाता है, जिस पाचक रस को क्रिया करने में सहायक, याद रखिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, पाचक में सहायक में तो उसे पाचक रस या जठर रस कहते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब आते हैं छुछांद्र, ठीक है। छुछांद्र पहला पॉइंट आप लोग बन जा रहा है। छुछांद्र की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर अत्यधिक कुंडली नली होती है। यह आकृति एवं अग्नाशय से नौ प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति कुछ रस स्रावित होती है। कुछ रस क्या होती है, स्रावित होती है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यकृत कैसी होती है, ग्रंथि लाल भूरे की। याद रखिएगा, यकृत से पूछ सकते हैं इनमें से कौन गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, तो क्या है, यकृत, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक, बड़ी ग्रोथ ग्रंथि है। यह पीत रस स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है, यकृत, क्या यकृत पीत रस स्रावित करती है। या पी याद रखिएगा, पीत रस स्रावित करती है। कौन इनमें से कौन पीत रस स्रावित करती है, यकृत, जो एक थैली संग्रहित में होता है, थैले में संग्रहित होता है, इसे पित्ताशय भी कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीत रस वसा में पाचन में कार्बोहाइड्रेट शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन अम्ल प्रभावित होते हैं। छुछांद्र में अवशोषण, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छुछांद्र भित्ति में स्थित चला जाता है, इस प्रक्रिया में अवशोषण कहते हैं। छुछांद्र में आंतरिक भित्ति उंगली समान उभरी हुई संरचना होती है। इन्हें दीर्घरोम या श्रंकर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन में अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं जाल फैला होता है। दीर्घरोम की सतह पचे हुए भोजन पर अवशोषण होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। वृहदांत्र, यानी इसको कहते हैं बड़ी आंत। वृहदांत्र अपेक्षा चौड़ी छोटी होती है। वृहदांत्र के अपेक्षा छुछांद्र वृहदांत्र के अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। यानी कहा जाता है जो छोटी आंत है, छुछांद्र को हम छोटी आंत कहते हैं, वो उसके अपेक्षा ये चौड़ी और छोटी भी होती है। इसकी लंबाई 1 पॉइंट, उसका कितना लंबाई था, याद करिए, 7.4 था, और इसका लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है, जल एवं अवशोषण। पचा हुआ भोजन अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है
तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह बाहर निकाल दिया जाता है, निष्कासन कहते हैं। आते हैं घास खाने वाले जंतु एवं पाचन। घास खाने वाले जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सब जो जंतु में कैसे पाचन होता है उसके बारे में बताते हैं। गाय भैंस खाने वाले शाकाहारी जंतु में देखा जाता है, ठीक है। सही बात है। और उसके बाद वे उस समय लगातार जुगली करते हैं जब वे जब वे खाना न खा रहे होते तो वास्तव में पहले से घास को जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में ही भंडारित कर लेते हैं। देखते हैं हम लोग जल्दी से खाना खाता है तो हम लोग अमाशय में भाग में भंडारित कर लेता है पहले, अब फिर उसके बाद क्या करता है ना, जल्दी निकल कर अमाशय में भंडारित कर लेता है। उसके बाद यह भाग जो है ना रूपेन प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भाग में बांटे गए हैं, ठीक है। क्या नाम है, जल्दी निकल कर 4 भाग बांटे गए हैं। ऐसे में रूमिनेंट में भोजन के आंशिक पाचन होता है, याद रखिएगा। रूमिनेंट भोजन क्या होता है, आंशिक पाचन होता है तथा जिसे जुगली कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसके छोटे पिंड के रूप में पुनः मुख में लाता है। छोटे पिंड को पुनः साथ जिसे हम चबाता रहता है। इस प्रक्रिया में रोमांथन जुगली कहते हैं, ठीक है। ऐसे जंतु रूमिनेंट तथा रोमांथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता, याद रखिएगा, सेलुलोज की प्रचुरता घास में होती है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज के पाचन नहीं कर पाते हैं, सेलुलोज के पाचन नहीं कर पाता है, ठीक है। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में छुछांद्र एवं गिरिदांत यानी छोटी या बड़ी दांत एक चौड़ी थैलीनुमा बड़े संरचना की होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं, ठीक है। अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल से अनुपस्थित रहता है। परिसरण चंद्र के बाद रक्त आते हैं। रक्त वह तरल द्रव है जो वाहिनियों में प्रवाहित होती है। किसमें, वाहिनियों में यानी नस में, शरीर में पूरा प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को छोटी यानी छुछांद्र के अनुसार अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले आता है। रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने और परिवहन करता है। रक्त एक तरल बना जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त एक तरल से बना है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, याद रखिएगा। रक्त में कई प्रकार के कोशिकाएं जैसे लाल आरबीसी का जीवन काल बताइए। आरबीसी का जीवन 120 होता है। डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। जिनमें लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अपने साथ संयुक्त करके शरीर में सभी अंगों में अतः सभी कोशिकाओं में परिवहन करते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है, याद रखिएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें हम श्वेत रक्त यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल जिसे कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणु को नष्ट करते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का बन जाना उनमें एक प्रकार का कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिसे हम पट्टिकाणु कहते हैं, याद रखिएगा। रक्त वाहिनियाँ शरीर में 2 प्रकार के रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी और शिरा, याद रख लीजिएगा, पूछ लेगा। इनमें से 2 प्रकार के शरीर में रक्त वाहिनियाँ पाया जाता है, तो कौन कौन है, तो धमनी और शिरा। धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। धमनी जो है ना हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध यानी ऑक्सीजन के साथ रक्त के शरीर के सभी भागों में ले जाती है। और चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर होता है
रक्त का प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर होता है, ठीक है। धमनी की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती है। धमनी की भित्तियाँ कैसे होती है? मोटी और प्रत्यास्थ होती है। प्रत्येक मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाता है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। वे रक्त वाहिनिकाएँ जो कार्बन डाइऑक्साइड के समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है, शिरा कहलाती है, ठीक है। सिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। सिराओं में ऐसे बल्ब होते हैं जो रक्त के केवल हृदय की ओर प्रभावित करते हैं। धमनी आते हैं। धमनी अन्य छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती है। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाएं में विभाजित होती है, ठीक है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर सिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती है। फुसफुस ध्वनि हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, फुसफुस ध्वनि जो है ना वो हृदय से रक्त को ले जाती है, जिन्हें हम सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रक्त को फेफड़े में ले जाती है और फुसफुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध फेफड़े तक हृदय में ले जाती है। आते हैं हम लोग हृदय की ओर, ठीक है। हृदय, ये चित्र आप लोग देख लीजिएगा, जैसे में कि लिखा हुआ है चित्र में, महाधमनी है, फुसफुस है, बाह्य अलिंदा है, द्विपर्दी बाह्यबल है, यहाँ पे आ जाएगा बाह्य नीला है, यहाँ पे दायां नीला है, त्रिपर्दी वाल्व है, दायां अलिंदा है, महाशिरा है, ये वाला देख लीजिएगा थोड़ा आप लोग। आते हैं हृदय की ओर। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय 4 पूछ सकता है, हृदय कितने कक्षों में बांटा रहता है? तो 4 4 ऊपरी दो कक्ष अलिंद कहलाते हैं। ऊपरी के 2 कक्ष को अलिंद, निचले के 2 कक्ष को निलय कहते हैं। निचला नी से निलय भी होता है, याद रख लीजिएगा, नी से निलय। ऊपर से ऊ से अलिंद, ऊपरी 2 कक्ष को अलिंद और नीचे निलय, याद रख लीजिएगा। कक्षों के बीच विभाजन और दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड के समृद्ध रक्त को परस्पर मिलते नहीं हैं, ठीक है। हृदय स्पंद, हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियाँ बनी होती है। क्या? पेशियाँ बनी होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप में संकुचन और विश्रांतित करती है। ये लयबद्ध संकुचन उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन कहलाता है। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप, यहाँ से पूछ सकता है भाई, याद रख लीजिएगा। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। मानव संयंत्र तंत्र बताते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटा में कितना 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है, यानी मूत्र में 95% जल, पूछ सकता है यहाँ वीर्य है, 2.5% यूरिया, 2.5 अनअवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति में वीर्य काम करना बंद कर देता है, ऐसे किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण होता है, ठीक है। वीर्य के सक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें अपशिष्ट पदार्थ को हटा दिया जाए तो उसमें जीवन काल समृद्ध संभव है। इस प्रकार रक्त छानन विधि का उपयोग डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। डायलिसिस, या किडनी खराब हो जाता है ना तो डायलिसिस करवाते हैं लोग। जल एवं खनिज परिवहन की ओर आते हैं, ठीक है। पादप में आते हैं। पादप मूल जड़ों द्वारा जल और खनिज अवशोषित करते हैं। क्या? मूल जड़ द्वारा, किसके द्वारा? मूल जड़, याद रख लिएगा। पादप जो है ना मूल जड़ द्वारा जल खनिज को अवशोषित करते हैं। मूलों में क्या रहता है? मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों जल अंतर्ग्रहण के लिए मूल सतह क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं, या जल संपर्क रहेगा मृदा कणों के बीच में उपस्थिति में, तब ने वहाँ से खनिज लवण को अवशोषित करेगा और पेड़ के विविध तनाव पत्ती तक पहुँचाएगा, फल तक पहुँचाएगा। चलिए ठीक है, आगे
पादपों को याद रख लीजिएगा। पादपों में मृदा से जल एवं पोषक तत्वों में परिवहन के लिए पादप जैसी वाहिकाएं होती है। क्या याद रख लीजिएगा, ठीक है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं जो समान ऊतक बनाती है। ऊतक कोशिकाएं वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष संपादित करता है। जल और पोषक तत्व के परिवहन के लिए पादपों में जो समान ऊतक है उसे जाइलम नारू कहते हैं। जाइलम चैनल का सतत जाल बनाता है। जो मूल को तने एवं शाखाओं के माध्यम से प्रतियोगी होता है और इस प्रकार के तंत्र पूरे पादप में जल परिवहन करता है। पत्तियों भोजन का संश्लेषण करती है। पत्तियों भोजन के पादप के सभी भागों में ले जाता है। भोजन पादप के सभी भागों में ले जाता है। यह कार्य एवं समान ऊतक द्वारा होता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। साग, झाड़ी या वृक्ष। हम अधिकांश पौधे 3 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं: साग, झाड़ी एवं वृक्ष। घास फूस के अधिकांश पौधों को 3 समवर्गों में विभाजित करता है: साग, झाड़ी एवं वृक्ष। याद रखिए, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को साग कहलाते हैं, ठीक है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को क्या कहते हैं? साग। समानता छोटे होते हुए भी अक्सर कई शाखाओं में नहीं मिलते हैं। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार पर समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटाई नहीं और इन्हें झाड़ी कहते हैं। तना कठोर होता है लेकिन अधिक मोटाई नहीं होता, इसे झाड़ी कहते हैं, ठीक है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विस्पी लता यानी विसर्पी लता, जैसे विस्पी नहीं विसर्पी लता कहते हैं। इसको क्लैम यानी देखते हैं बहुत सा ऐसा तना रहता है वो ऊपर नहीं चढ़ पाता है, अगर डंडा भी उसके सहारे किया जाता तो नहीं चढ़ पाता, वो ज़मीन पर ही अपना जाल बिछा देता है। जब कुछ पौधे सहायता के ऊपर चढ़ते हैं उसे आरोही क्लाइंबर ट्री, जैसे पौधे को किसी सहायता को पौधों पर चढ़ जाता है उसे आरोही यानी क्लाइंबर ट्री कहते हैं। जैसे ये साग, झाड़ी, पेड़ जैसे आ जाता है। आते हैं तना। तना में आता है जल तने ऊपरी ओर चढ़ाता है। जल जो है तने के ऊपरी चढ़ाता है अर्थात तना का संवहन होता है। तना का जल में संवहन होता है। लाल स्याही की भांति जल में विभिन्न खनिज लवण हो जाते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है पर्णमोद कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग का फलक कहते हैं। पत्ती की इन रेखित संरचना को सिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इन्हें मध्य सिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य एक मोटी सिरा दिखाई देती है, मध्य सिरा कहते हैं, ठीक है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन सिरा विन्यास कहते हैं। हो सकता है पत्तियों पर बनाया जाता है जो सिरा डिजाइन, उसको क्या कहते हैं? तो सिरा डिजाइन कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों जाल जैसा होता है, यह सिरा विन्यास या जालिका कहते हैं। घास की पत्तियां में यह सिराएं दूसरे समांतर होती है। घास की पत्तियों में याद रखना दूसरे सिरा होती है यह तथा सिराएं विन्यास समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यानी देखते हैं घास की पत्तियों में यह सिराएं दूसरे भी समांतर होती है, इसे हम सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग एक पदार्थ की उपस्थिति अपना भोजन बनाती है। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग की एक पदार्थ की उपस्थिति में हरे रंग के पदार्थ इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंतर पौधे विभिन्न भागों तक मंडल के रूप में संग्रहित हो जाते हैं जड़ के रूप में, ठीक है। देख लीजिए जड़, मुख जड़ मूसला जड़ कहते हैं। मुख जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं, ठीक है। तथा छोटी जड़ को पार्श्व, छोटी जड़ को याद रखें, मुख जड़ को मूसला, मुख से मूसला, मुँह से मुख, ठीक है। तथा छोटी जड़ को पार्श्व कहते हैं, वो याद हुआ ना, दूसरा पार्श्व हो जाएगा। जिन पौधों की जड़ें अधिक उनमें कोई
उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, जिन्हें झाकड़ा जड़ कहते हैं। अगर एक समान जड़ दिखाई देगा ना, उसे क्या कहते हैं? झाकड़ा जड़ कहेंगे। जड़ें मिट्टी से जल अवशोषण करती है। क्या करती है? जल अवशोषण करती है तथा तना, जल एवं खनिज को पत्ती पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। पत्तियां भोजन में संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाती है। तने से होकर विभिन्न भागों में संग्रहित इस प्रकार के जड़ गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद, शलजम, टेपियोका, ठीक है, आते हैं पुष्प के। खिले हुए पुष्प के प्रमुख भाग पंखुड़ियाँ कहलाते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती है। पुष्प के केंद्र को स्त्री केसर, याद रखिएगा भैया, केंद्र को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के अंडाशय या स्त्री केसर का सबसे निचला फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय की छोटी छोटी गोल संरचना दिखाई देती है, बीजांड कहते हैं। अंडाशय में आते हैं मानव शरीर के विषय कहती हैं, जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा, गर्दन, इसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, केंदुखलिका संधि। कल्पना कीजिए, देखिए यहाँ पे फिगर आप लोग देख सकते हैं। कल्पना कीजिएगा कि कागज के बैनल आपका हाथ है तथा गेंद एक सिरा है। कटोरी से कंधे एक ही ऊपरी भाग में समान, जैसे में कि कंधा के आगे देखते हैं मतलब चारों, इसको समझिए नहीं से केंदुका खलिका जो होता है ना, वो चारों ओर घूम जाता है। ठीक है, बॉल टाइप, जैसे कि हाथ के केहनी देखते हैं चारों ओर घूमता है ना। ठीक है, चारों ओर घूमना चाहिए, ये नहीं कि टेढ़ा वाला ले लीजिएगा, टेढ़ा वाला नहीं होगा, वो दूसरा में आ जाएगा, वो उसका आगे है क्या है से। कल्पना कीजिए कि कागजी तो ऊपर हम लोग देख लिए, ये अस्थि गेंद वाला गोल होता है जो चारों ओर घूम जाता है, वो याद रखिएगा। हिस्सा दूसरी संधि कटोरी गुहा का धंसा होता है। ठीक है, सभी दिशाओं में, पर देखिए यहाँ पे आ गया ना, सभी दिशाओं में गति प्रदान करता है। केंद्र खाली सभी दिशाओं में गति प्रदान करता है। धुद्रांग संधि क्या है? धुद्रांग संधि देखिए, ये वाला जो हम लोग के ये गर्दन अथी जुड़ता है। ठीक है, गर्दन यानी सिर और जो गर्दन यहाँ पर जुड़ता है उसी को हम लोग धुद्रांग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? धुद्रांग संधि कहते हैं, याद रख लीजिए। इस यहाँ पढ़ रहा है, इसके द्वारा सिर को आगे या पीछे दायां बाएं घुमा सकता है। ठीक है, धुद्रांग संधि बेलनाकार संधि छल्ले में घूमती है, याद रखिएगा। अब हिंज संधि आते हैं। हिंज संधि क्या है? देखिए यहाँ पर हिंज संधि घर देखिए एग्जाम्पल या किसी दरवाजे के बार खोलिए और बंद कीजिए। ठीक, इसके कब्जे को ध्यानपूर्वक देखिए, यह दरवाजे के आगे पीछे और की ओर खोलने देता है। इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति प्रदान करता है। कोहनी हिंज संधि होती है। कोहनी जो होता है ना, अब पैर वाला जैसे में आगे वाले पैर आगे पीछे होता है, पैर देखते हैं पूरा चारों तरफ नहीं, जो चारों तरफ नहीं घूमता है, एक ही ओर घूमता है, याद रखिए, एक ही ओर घूमता है, वही होता है हिंज संधि। अचल संधि क्या? अचल संधि, अस्थियां इन अस्थियों पर हिल नहीं सकती, यानी अस्थियां जो है ना, हड्डी, वो अस्थियां संधियों पर हिल नहीं सकती, याद रखिएगा, संधियों पर हिल नहीं सकती। अचल मतलब इसी कांस्टेंट होता है ना, तो उसी से याद रखिएगा। ऐसे संधियों को अचल संधि कहते हैं। ठीक, जब आप अपने मुंह खोलते हैं, ठीक, तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर जाते हैं, यानी मुंह अगर खोलते हैं तो वो ऊपर जाता है ना, तो वही ऊपरी जड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। जैसे वो कांस्टेंट रहता है, वो आगे पीछे नहीं होता, ऊपरी खाल तो खोलते हैं तो वो कांस्टेंट रहता है, वो तो आगे पीछे नहीं होता, वही हो गया कपाल, ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य को अचल संधि कहते हैं। एक शरीर चित्र में हमें अस्थियां आकृति पता चलता है। एक शरीर से हम लोग क्या अस्थियां का आकृति पता चलता है ना, वही कह रहा है। अपनी उंगलियों को मोड़िए,
अनेक छोटी छोटी अस्थियाँ बनी होती है, उसे कार्पेल कहते हैं। ठीक, कार्पेल कहते हैं, याद रख लीजिए। ठीक ना। आते हैं पसलियों पसलियों को विशेष रूप में मुड़ी होती है। पसलियाँ विशेष रूप में मुड़ी होती है। वक्ष की स्थिति मेरुदंड एक बक्से में रचना होती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। ठीक, वक्ष दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है। वक्ष में याद रखिएगा, वक्ष में कितने पसलियाँ होती हैं? 12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित होते हैं। मंड देख लीजिए, मंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों को बना होता है, जिसे केशुरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 केशुरुकाओं का बना, याद रखिएगा, ये भी आया है। मेरुदंड कितनी केशुरुका का बना होता है? 33 कोशिका का बना। कितने कोशिका? 33 कोशिका में केशुरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष इन अस्थियों से जुड़ा होता है। खोपड़ी अनेक अस्थियों एक दूसरे से जुड़ने से बनता है। यह हमारे शरीर में अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबंध करके उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं शरीर में खोपड़ी। दिमाग के पहले हम लोग के शरीर में, हम लोग के जो खोपड़ी पहले हड्डी रहता है, यानी उसका आवरण कवच रहता है जो खोपड़ी में रहता है। कंकाल जिसको कहा जाता है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं, जैसे हड्डियाँ जितने कठोर नहीं बनते वही जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। अगर कठोर हड्डी नहीं है, उसे मोड़ा जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपास्थि। जैसे कान के ऊपर वाले भाग को उपास्थि होते हैं। ठीक है, जैसे वो कान को वाला देखिए, छुइए उसको, पता करिए, देखो वो हड्डी भी रहता है, लेकिन क्या वो हम लोग मुड़ जाता है ना, आगे पीछे हो जाता है ना, तो उसी को हम लोग अस्थि कहते हैं। ठीक है, अस्थि की गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अपनी ऊपरी भुजा के कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं। दूसरे हाथ से छूकर देखिए। ठीक है, इसमें कहा गया है, क्या आपको कोई उभरा हुआ कान दिखाई देता है? उसे पेशी कहते हैं। उभरा हुआ कान को दिखाते हैं, पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं। संकुचित की अवस्था में पेशी छोटी होती है, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि खींचती है। आते हैं केंचुओं की चाल। ठीक है, केंचुआ का सिर एक सिरे से दूसरे सिरे में सटाकर रखे गए अनेक छल्लों का प्रतीक होता है। केंचुओं का शरीर जो है ना, एक सिरा दूसरे सिरा में सटाकर रखे गए प्रतीक होता है। ठीक है, आते हैं अस्थियाँ नहीं होती। इसमें क्या होता है? अस्थियाँ नहीं होती, परंतु पेशियाँ होती हैं। इसके शरीर के घटने या बढ़ने सहायता करती हैं। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं, ये चलने में सहायक करते हैं। इसके शरीर में छोटे छोटे सूप बाल जैसी आकृति होती है। सूप पेशिकाएं जुड़े होते हैं। सूप मिट्टी के उसके पकड़ मजबूत बनाते हैं। सूप जो रहता है ना, मिट्टी की पकड़ को मजबूत बनाता है। ठीक है, इसके शरीर में छोटी छोटी होती है, हम लोग पढ़ लें। केंचुआ को वात्सव में अपने रास्ते आने वाले मिट्टी खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि किसान का मित्र कैसे कहते हैं? केंचुआ कहते हैं। घोंघा आते हैं। इसकी पीठ पर गोल संरचना होती है। देखते हैं नदी उदी में ये ऐसा देखने को आपको मिलता होगा। इसे कवच कहते हैं। और यह घोंघा बाह्य कंकाल है। घोंघा कैसा कंकाल है? बाह्य कंकाल है। पक्षी आंतरिक कंकाल है। इसी तरह से आप याद रखें, मनुष्य का कंकाल आंतरिक कंकाल है। मछली बाह्य कंकाल है। इस तरह से हम लोग आते हैं। यह अस्थियों पे बना नहीं होता है। यह कवच एकक होता है। यह घोंघे के चलने में कोई सहायता नहीं करता है, इस घोंघे को खींचता है। ठीक है, तिलचट्टा पर आते हैं। तिलचट्टा जमीन पर चलता है। किस पर चलता है? जमीन पर चलता है। दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी होता है। पूछ सकता है तिलचट्टा इसमें से कौन सा जमीन पर चलेगा, वायु में उड़ेगा? तो क्या है? तिलचट्टा।
इनमें 3 जोड़ी पैर, कितना तीन जोड़ी पैर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 3 जोड़ी पैर यानी 6 गो टोटल पैर होता है इसका, यह जो चलने में सहायक होते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल, देखिए लिखा है ना कठोर बाह्य कंकाल। यह बाह्य कंकाल के विभिन्न विभिन्न एककों को परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिनके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष 2 जोड़े पंख जुड़े होते हैं, वक्ष से 2 जोड़े पंख जुड़े होते हैं। अगले पैर संकर एवं पिछले पैर को चौड़े, अगले पैर संकर एवं पिछले पैर चौड़े पतले होते हैं। तिलचट्टा में विशिष्ट पेशियाँ होती है। कैसी पेशियाँ होती है? विशिष्ट पेशियाँ होती है। पैरों की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायक होती है। पैरों की पेशियाँ चलने में सहायक होती है। वक्ष की कोशिकाएं, वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे उड़ने समय अपने पैरों को गति करते हैं। आते हैं पंछी में। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पंछी जल में रहते हैं, याद रखिएगा, मैंने ऐसे कोई याद करने का ये नहीं है, और भी उड़ते हैं, ठीक है। इसलिए पक्षी उड़ पाते हैं क्योंकि अपने शरीर उड़ने के अनुकूलित बनाते हैं, उड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं, इसीलिए उड़ पाते हैं। उनकी अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूती होती हैं। पक्षपाद की अस्थियां चलने में बैठने के अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूपांतरण होती है तथा पंख ऊपर नीचे सहायक होती है। आते मछली के ऊपर। नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी, मछली के सिर एवं पूंछ उनके मध्य भाग का पीछे पतला नुकीला होता है, ठीक है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय आकृति, पूछ सकता है धारा इनमें से कौन सा धारा रेखीय आकृति का होता है, तो मछली जो रहता है ना वो धारा रेखीय आकृति का होता है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है, कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है। मछली के शरीर पर भी पंख होते हैं, मछली के शरीर पर भी क्या होते हैं? पंख होते हैं, जो तैरते समय जल के संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायक होते हैं, ठीक है। गोताखोर अपने पैर में इन पंखों की तरह विशेष फिलीपर यानी अरित्र पहनते हैं। इन्हें जल में तैरने में सहायक होते हैं। देखते हैं समुद्र में वो पैर में पीछे कुछ तरह का पहने रहता है, उससे वो तैरने में सहायक होता है। अब आते हैं सर्प के ऊपर। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। कैसा होता है? लंबा होता है। शरीर की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती हैं। शरीर की पेशियाँ क्षीण एवं वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियाँ मेरुदंड, पसलियाँ त्वचा जुड़ी दूसरे से जुड़ी होती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इस शरीर का अनेक वलय बनता है तब प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। आते हैं इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखीय नहीं होता है। सरल रेखीय नहीं होता है, सीधा नहीं चल सकता, वो देखते हैं टेढ़े मेढ़े चलता है, ठीक है। आवास एवं अनुकूलन। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल के विलय का उपयोग करते हैं। ऊँट की शरीर संरचना मरुस्थलीय परिस्थिति में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, जिसके कारण शरीर में रेत की गर्मी से दूर होता है। रेत की गर्मी से दूर क्यों होता है? क्योंकि उसका पैर जितना लंबा है, उतना लंबा है ना, वो टेम्परेचर ऊपर अगर आता भी है, गर्मी ऊपर चढ़ता भी है, तो वो उतना दूर तक नहीं पाए। अगर छोटा वही पैर रहता ना तो ज़्यादा उसको प्रॉब्लम कर सकता था, लेकिन पैर लंबा रहने के कारण उतना प्रॉब्लम नहीं होता। उसको उनमें मूत्र उत्सर्जन की क्षमता बहुत कम होती है। मूत्र उत्सर्जन की क्षमता बहुत कम होती है। पूछ सकता है बहुत कम। और तथा शुष्क होता है, मल शुष्क होता है। मल शुष्क होता है, याद रखिएगा, मल शुष्क होता है। मूत्र उत्सर्जन करने की क्षमता बहुत कम होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता, याद रखिएगा। हो सकता है कि इनमें किसका पसीना नहीं आता है। मूत्र उत्सर्जन की क्षमता बहुत कम होती है, मल शुष्क होता है, फिर उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, ठीक है। क्योंकि शरीर में जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं, ठीक है।
मछलियों का शरीर चिकने सेल से ढका होता है। चिकने सेल से ढका होता है। ये सेल मछली की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। यह तथा साथ उन्हें जल सुगम करने के सहायक होते हैं। मछली के गिल होते हैं, उसमें जल की श्वास लेने की सहायता होती है। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश करने में सहयोग बनाते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य कोशिकाओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे को जंतु का आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास मैदान, मरुस्थल, तटीय परिवर्तन क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जल, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। ठीक है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उनके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल उनकी निर्जीव वस्तु आवास का जैव घटक कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश ऊष्मा का भी परिवेश का जैव घटक है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के जैव घटक है। सजीव बहुत ही ठंडे उष्ण परिवेश में पाए जाते हैं। ठीक है। वे जीवित ही रहते हैं। वो आपको बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। कुछ स्थलीय आवास की ओर बढ़ते हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे, सांप, ऊँट, दिन में तेजी से गर्मी बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे नीले बिल में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान की कमी आती है तो जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थल पौधे वाष्प विसर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कम ही रहता है। मरुस्थल पौधे में पत्तियाँ न तो उपस्थित होती है और न ही बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियाँ कांटे थोड़ी रूपी होती हैं। याद रख लीजिए। इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण समानतम होता है। तना एक मोटी भूमि परत से ढका होता है जिनमें पौधे की जल संरचना मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें अवशोषण के लिए मिट्टी बहुत गहराई तक जाती है। अतः पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु वहाँ की परिस्थिति के प्रति अनुकूलन होते हैं। शरीर को गर्म करने के लिए याक का शरीर के लंबे बालों को ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर के फर होते हैं। यह से बर्फ के चलते समय पर ठंडक से बचाता है। पहाड़ी बकरी मजबूती खुर उसके ढालदार चट्टानों को दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाता है। कुछ जलीय आवास समुद्री आवास में आते हैं। बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखी होता है जिससे जल को सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता। ठीक है। डॉल्फिन, ऑक्टोपस समुद्र याद रखिएगा दो नहीं होता है। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे धारा उसका शरीर धारा रेखी नहीं होता। ठीक है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल में क्या होता है? गिल नहीं होते। याद रखिएगा भी पॉइंट है। ये शरीर पर स्थित नवसागर अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास ले रह सकते हैं। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया में शैलिक के टूटने की मृदा निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है।
देखते हैं मृदा के विभिन्न परतें से गुजरती है। ऊर्ध्वाधर काट परिच्छेदिका कहलाती है। ये प्रत्येक परत स्पर्श की रंग की गहराई और रासायनिक संगठन से भिन्न होता है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अपना अथवा इसकी इमारत को नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसमें पहाड़ पर, चट्टानों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारे पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली स्तर स्थितियाँ सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिज की समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वरक बनाता है तथा पादप को पोषण प्रदान करता है। यह परत पर सामान्यतः मृदु संघनन एवं अधिक जल के धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा या संस्तर स्थिति कहते हैं। छोटी पादपों की जड़ पूरी तरह सर्व मृदा होती है। सर्व मृदा के नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर, अधिक समय घनी होती है। देख लीजिएगा मध्य परत कहलाती है। शस्त्र स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत शस्त्र स्थिति कहलाती है, जो दायरा एवं विदारोयुक्त शैलों छोटे बनी होती है। इस परत में नीचे आधार शैल होता है जो कठोर एवं इसे पहाड़ खोदना कठिन करता है। मृदा के प्रकार शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। यदि मृदा में बड़े कणों के अनुपात अधिक होता है तो बलुई मृदा कहलाता है। बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। यह और बड़े छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है। दुमटी मृदा कहलाता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। इनके अनेक काफी करीब तत्संग होते हैं। वायु होते हैं। ये बलुई मृदा हल्की, स्वाभाविक एवं शुष्क होती है। मृत्तिका के कण सूक्ष्म होने के कारण परस्पर जुड़ी होती है और ये बीच में स्थान बहुत कम होता है। चिकनी मिट्टी वायु में कम होती है, लेकिन यह भारी होती है। इसके बलुई मृदा से अपेक्षाकृत जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए अच्छी मृदा दोमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नमक अन्य प्रकार की मृदा का मिश्रण होती है। मृदा की फसलें पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता द्वारा होता है प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना परिवर्तन करते हैं। मृदा और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं, चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसे मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ समृद्ध अथवा अच्छी जलधारण क्षमता वाली मृदा को आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालें दुमटी मृदा के लिए आवश्यक होती हैं। याद रखिए, मसूर और अन्य दालें दुमटी मृदा के लिए आवश्यक होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। गेहूं जैसी फसल महीन मृदा में उगाई जाती है। याद रखिएगा वाला, क्योंकि यह ह्यूमस और समृद्ध उर्वरक अधिक होती है। जीवों में श्वसन आते हैं। कोशिका में भी भोजन के विखंडन प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकाएं श्वसन कहते हैं। सभी जीवों को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड जल के विखंडित होता है। जब ग्लूकोज की विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग द्वारा होता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। याद रखिए, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग द्वारा होता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह भोजन विखंडित होता है, यह प्रक्रिया अवायवीय। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होता है तो अवायवीय। भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। इस वजह से अनेक जीव वायु अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ये जीव अवायवीय हो सकता है, अवायवीय श्वसन।
तो ईस्ट इस भोजन की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में भोजन के द्वारा अपने श्वसन ऊर्जा प्रदान करता है। ईस्ट एक कोशिकीय होता है। पूछ सकता है ईस्ट क्या? ईस्ट एक कोशिकीय ईस्ट अवायवीय के रूप में श्वसन करता है। इस प्रक्रिया में समय एल्कोहलिक निर्मित करते हैं, अतः इसका उपयोग शराब बियर बनाने में किया जाता है। हमारी पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन कार्य करते हैं। हमारी पेशी क्या कर वायवीय श्वसन करते हैं। ये इनकी थोड़े समय तक ही रह सकती है। वास्तव में यह प्रक्रिया उस समय तक होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। ऐसी स्थितियों में पेशियों कोशिकाएं अवायवीय श्वसन के ऊर्जा अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। जब पेशियां अवायवीय रूप में श्वसन करती है, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल संचालन पेशी को ऐंठन के लिए बनाते हैं। श्वसन में जो इसको देख लीजिएगा आप लोग, श्वसन के बारे में। श्वसन या श्वास लेने के अर्थ होता है ऑक्सीजन समृद्ध वायु के अंदर खींचना, ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना तथा स्वांतर श्वसन का कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है, इनकी श्वसन दर कहलाती है। कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। अधिक व्यायाम करने के लिए श्वसन 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम अपनी गहरी सांस भी लेते हैं। इस प्रकार हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। श्वास वाचित वायु में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 21% होता है और स्वास्थ्य में उछापी यानी 16% ऑक्सीजन, यानी हम लोग लेते हैं कितना 21% ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं 16.5%। याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.04 और छोड़ते हैं 4.5%। ठीक है, ये भी है। पादप जनन सभी जीव अपने समान जीवों के जनक कहते हैं। माता पिता संतति जनन कहलाता है। जनन की विधियां अधिकांश पौधे में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप काई के अंग कहलाते हैं। यह पूछ सकता है पादप काई अंग कहलाते हैं। पुष्प पादप के जन्म कार्य करते हैं। पुष्प जब पादप का जन्म कार्य कर वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कोई पुष्प केवल नर जनन अथवा मादा जनन का फिर दोनों अलग जनन हो सकते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं को प्रयोग बिना उगाए जाते हैं। जो अलैंगिक जनन वो अलैंगिक जनन जिनमें पादप के मूल, तना, पत्ती अथवा कली जैसी किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कुछ पादप है जिनकी जड़ भी नए पादप के जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डॉलिया। कैक्टस जैसे पादप के भाग जो मुख्य पादप से अलग विलंग हो जाता है, नए पादप के जन्म देते हैं। प्रत्येक विलंग भाग नए पादप के रूप में वृद्धि करते हैं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणामस्वरूप पादप बीज उत्पन्न करता है। ईस्ट जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है, इसके लिए पर्याप्त पोषण उपलब्ध होता है। इसे ईस्ट को कुछ घंटों में वृद्धि करके गुणन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एकल कोशिकीय जीव है। देखिए यहाँ ईस्ट के मुकुलन द्वारा जनन देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटा वाल्व जैसा प्रवर्धन मुकुलन या कली कहलाता है। मुकुलन क्रमश वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलंब होकर नए ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिका बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुलन में नए मुकुलन विकसित होते जाते हैं, जिससे मुकुलन श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट
बन जाते हैं। खंडन अपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशय में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे फिसलदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और जल से खंडन द्वारा उत्पन्न करते हैं। शैवाल दो या दो से अधिक खंडों में विखंडन हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। कुछ ही समय बाद शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। बीजाणु निर्माण डबल रोटी में वायु में उपस्थिति बीजाणु कवक हो जाते हैं। देख सकते हैं हम लोग चित्र देख सकते हैं बीजाणु। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणु को देखिए। जब बीजाणु निर्मित होते हैं तो ये वायु में तैरते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च तापमान, निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण ढका होता है। इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव विकसित करते हैं। अलैंगिक जनन पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग है। स्त्रीकेसर मादा जनन अंग है। ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं एकलिंगी कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों मौजूद होते हैं उसे द्विलिंगी पौधे कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत वीवीआई बनता है। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे एकलिंगी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? उसमें एक स्त्रीकेसर और पुंकेसर या तो एक ही रहता है। जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया पौधे द्विलिंगी कहलाते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक को बनाते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। अंडाशय में एक या एक अधिक बीजांड होते हैं। अंडाशय में एक या से अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीज में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मज बनता है। परागकण हल्के होते हैं। वायु अथवा जल द्वारा बहाकर लाए जा सकते हैं। परागकण का परागकोश पुष्प के वर्तिकाग्र या परास्थानांतर कहलाता है। जैसे वर्तिकाग्र हो गया, यहाँ पे देखिएगा परागकण हो गया, वर्तिकाग्र परागकोश कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिनते हैं तो यह स्वपरागण कहलाते हैं। स्वपुष्प में परागकण उसी पादप में अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरने उसे परागकण कहलाते हैं। निषेचन आते हैं। नर या मादा युग्मकों के द्वारा बनी कोशिका युग्मज कहलाती है। युग्मज बनाने के लिए नर और मादा के युग्मक प्रकरण को निषेचन कहलाता है। युग्मज भ्रूण विकसित होता है। ये वाला आता है। परागकण हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, नर युग्मक हो गया, नर नली हो गया, अंडाशय मादा युग्मक, ठीक है। जनन का प्रक्रम चरण शुक्राणु एवं अंडाणु संलग्न होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो इनमें एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण करते हैं। निषेचन यह वह निषेचन जो मादा के रूप में शरीर में आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य जैसे गाय, कुत्ते, मुर्गे, नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर में से बाहर हो जाता है। बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणी में होता है। फल और बीज विकास निषेचन के पश्चात अंडाशय फल के नीचे विकसित होता है, जबकि पुष्प के अंदर भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाते हैं। बीजांड के से बीज विकसित होते हैं। बीज में भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के बीज परिकरण बीज प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए
पाए जाते हैं। ऐसे बीजों को विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन कहलाता है। चलिए यहीं तक रखते हैं।